पर्यावरण विभाग द्वारा पैराडाइम शिफ्ट इन एनवायरनमेंट चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज विषय पर आयोजित वेबिनार में हम सभी से संबद्ध, जिनका व्याख्यान हमें विशेष रूप से ज्ञानवर्धन करेगा हमारा और हमारे लिए लाभ और विकास की नई संभावनाओं को व्यक्त करेगा, ऐसे प्रोफेसर एस.एल. स्वामी जी, डॉक्टर अरविंद बेजालवान जी, डॉक्टर मनीष कुमार जी, डॉक्टर संदीप कौशिक जी, और आज के कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं डॉक्टर पल्लवी दास, इसके कन्वेनर डॉक्टर तरुण के ठाकुर जी, अभी जिन्हें मैं सुन रहा था अधिष्ठाता विज्ञान संकाय प्रोफेसर भूमनाथ त्रिपाठी जी, हमारे साथ बैठे हुए प्रोफेसर ए.के. शुक्ल जी, डॉक्टर एस.डी. त्रिपाठी जी, हमारे टेक्निकल स्टाफ के सदस्य, और आप सभी जो इस समय इस डिजिटल मोड पर, इस प्लेटफॉर्म पर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, संबद्ध हैं, सुन रहे हैं अथवा देख रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं। विशेष रूप से आज विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को बधाई, और आप सबको प्रकृति का निरंतर संरक्षण मिले, संबल मिले और प्रकृति के उत्पादों की सुविधा मिले, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैं तरुण जी को भी सुन रहा था, प्रोफेसर भूमनाथ जी को भी सुन रहा था। आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं जो आज के विषय के लिए और प्रसंग के लिए भी बहुत ज़्यादा उपादेय है। वस्तुतः हम सभी जब कहीं कुछ कहते हैं या करते हैं तो हमें परिवेश का और तत्संबंधी प्रसंग का विशेष ध्यान रखना होता है। परिवेश पर्यावरण सृजित है और प्रसंग विषय सृजित होता है। तो यह परिवेश, पर्यावरण और विषय तीनों को अगर एक साथ समाहित कर लें तो इसमें ही विश्व पर्यावरण दिवस के संदेश और संकेत समाहित हैं। आज हम एक अजीबोगरीब स्थिति में फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया एक संशय और भय की स्थिति में है, जिसमें यह तय कर पाना कठिन है कि अगले पल, अगले दिन क्या होने वाला है। पहले हम राजनीतिक अस्त व्यस्तता के कारण चिंतित होते थे, और आज हम इस पर्यावरण में व्याप्त कोविड-19 नामक वायरस से आशंकित हैं। एक ऐसा विषाणु जो अदृश्य है और हमारे मानस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है, और हम अपनी मनीषा में इसके समाधान का उपाय क्या निहित है उसकी तलाश कर रहे हैं। हम लोग वस्तुतः इस धरा पर प्रकृति से संतुलित संबंध के कारण ही हैं। जब भी पुरुष और प्रकृति का संबंध असंतुलित होता है तो मानव जीवन के सामने अनेक संकट उत्पन्न हो जाते हैं। जो पैराडाइम शिफ्ट है पर्यावरण में, वह यही कि हमारी पुरातन और परंपरागत मान्यताएं, जिन्हें हम सनातन मान्यता कहते हैं, प्रकृति को लेकर क्या थीं, और अधुनातन मान्यताएं प्रकृति को लेकर क्या हो गई। प्रकृति हमें सुविधा की सारी सामग्री सुलभ कराती थी, और आज हमने सुविधा के संसाधन बनाए हैं। सुविधा के संसाधन सृजित करने और प्रकृति द्वारा पैदा उपजे हुए संसाधनों में तालमेल नहीं बैठ पाया। इसके चलते हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रकृति ने हमें सुंदर सघन वन दिए हैं, जंगल दिए हैं, जिसमें सुगंध भी है, जिसमें फल भी है, जिसमें हमारे लिए आवरण भी है, ऊर्जा के साधन भी हैं। वह सब कुछ है जिससे हम खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन हमने भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इन वनों के साथ
या प्रकृति के जो उपागम हैं उनके साथ बहुत न्याय नहीं किया। व्यापक पैमाने पर निबनीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, बहुत सारे आवश्यक वृक्ष काट दिए गए, ऐसे वृक्ष भी कटे, ऐसी वनस्पतियां भी हटी जहां पर बहुत सारे जीवधारियों का निवास हुआ करता था। इसके चलते, औद्योगिक विकास के चलते कई समस्याएं उत्पन्न हुई सुविधाओं के साथ ही साथ। और इस औद्योगिक भौतिक विकास के साथ हमने मान लिया कि विकास के साथ ही विनाश की धारा भी बहती है। जब हम कहीं कोई ऊंचा शिखर तैयार करते हैं तो उसी अनुपात में हम कहीं धरा पर गह्वर भी तैयार करते हैं, वहीं की मिट्टी शिखर को बनाती है। हम जब कहीं भवन बनाते हैं तो कहीं गड्ढा भी तैयार कर रहे होते हैं। तो इस तरह आरोह अवरोह को हमने विकास मान लिया, और इस विकास में प्राकृतिक उपादान हमसे हटते गए, हमसे कटते गए, और हम जिन्हें अपनी देन कहते हैं उनके साथ जुड़ते गए। इससे कई समस्याएं भी आई। हमें सुविधाएं तो मिली, प्रकृति सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा साधन देती है, लेकिन मनुष्य को जो चाहिए वह नए प्रकार के संसाधन हैं जिसे हम उद्योगों में तैयार करते हैं। आज तक दुनिया का कोई ऐसा उद्योग नहीं बना जो एक भी पेड़ तैयार कर दे, एक भी पौधा तैयार कर दे, अथवा मनुष्यता के जो सद्गुण हैं उसे विकास कर दे। या ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनी जो मनुष्य ही पैदा करे। यह मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, यह प्रकृति ही तैयार करती है। पर्यावरण में ही इनका निवास है और इनकी सुरक्षा है। लेकिन हमने विकास के जो नए सोपान तय किए, नगर, महानगर, उद्योग, महाउद्योग, बड़े उद्योग, शक्ति, महाशक्ति, इसकी परिभाषा गढ़ते गढ़ते हम प्रकृति से क्रमशः दूर होते चले गए। कंक्रीट के जंगल हमारे आशियाना बन गए, और प्रकृति प्रदत्त जो अरण्य क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र हैं, पर्वत क्षेत्र हैं, नदी क्षेत्र हैं, वहाँ हमने अपने अतिरिक्त औद्योगिक आस्थानों को स्थान दे दिया। फलतः पर्यावरण भी खिन्न हुआ, प्रकृति भी रुष्ट हुई, जिसे भी भूमनाथ जी क्लाइमेट चेंज के रूप में कह रहे थे। ऋतुओं पर प्रभाव पड़ा। हम सभी काल चक्र और ऋतु चक्र से संचालित होते हैं। काल चक्र हमारी अवधि, अवस्था और उम्र निर्धारित करती है, और ऋतु चक्र हमारी सुविधाओं को निर्धारित करती है। हम काल चक्र में तो बंधे रहे, लेकिन ऋतु चक्र को हमने बाधित किया। फलतः असमय बारिश, असमय सूखा, ये सब संकट उत्पन्न होने लगे। असमय अधिक उष्मा, वनस्पतियों का क्षरण, जलन, ऐसी अनेक व्याधियां, समस्याएं हमारे सामने आ गई। मनुष्य ने कुछ ऐसे प्रयोग किए, हमको प्रयोग करना चाहिए था अपने साथ ही अन्य जीवों को सुविधा देने के लिए। जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है, जैव विविधता, वनस्पतियां भी रहें, सारे जीव भी रहें, जिनके लिए पृथ्वी बनाई गई है। ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा नक्षत्र जहाँ जीवन, जीवधारी और वनस्पतियों के लिए निश्चित स्थान है, सबके लिए हमने समीकरण बिगाड़ दिया। हमने अपने लिए अधिक उत्पादन हो जाए, अधिक संसाधन हो जाए, उद्योगों में जो केमिकल हमने तैयार किया उसका प्रयोग हमने फूल पौधों पर भी आरंभ कर दिया। आज के हालात क्या हैं, ये विचार करने योग्य हैं। जो हमारी उम्र के आसपास होंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे, वह सब जानते होंगे कि घरों में जब सब्जी आती थी, दो सब्जियों का उल्लेख मैं कर रहा हूँ, बैगन और गोभी। तो हमारी माँ, चाची, दादी जब सब्जी काटती थी तो वह बैगन अच्छा माना जाता था, जिसको छेद करके कीड़े अंदर स्थान बनाए होते थे, उसे काट कर निकाल दिया जाता था। वह गोभी अच्छी होती थी जिसमें कीड़ों के लिए भी स्थान होता था, गोभी के फूल तोड़े जाते थे, कीड़े निकाले जाते थे। लेकिन हमने सुंदर उत्पादन के लिए, सुंदर शब्द प्रकृति का है, कृत्रिमता का नहीं है, सुंदर उत्पादन के लिए, अधिक उत्पादन के लिए हमने पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया। और आज शायद ही कोई ऐसा बैगन आपके घर में आए जिस पर कोई कीड़ा दिखलाई दे जाए। शायद ही कोई गोभी का फूल आपके घर में ऐसा आए जिसमें कीड़ा निहित हो। मेरा आशय सिर्फ इतना है कि आज जिसे कीड़े मकोड़े नहीं पूछ रहे हैं,
उसे हम घरों में ला करके खा रहे हैं। यह केमिकल का प्रभाव है। ऐसे कीड़े समझते हैं कि केमिकल ठीक नहीं है। हम मनुष्य होकर नहीं समझ पा रहे कि केमिकल ठीक नहीं है। इससे हमें बचना चाहिए। बहुत सारे प्रदूषण हैं। एक तो केमिकल के चलते हमारी धरा दूषित हो रही है। हम अधिक उत्पादन लेने के साथ साथ हम पृथ्वी के प्रकृति को बदल रहे हैं। हमारे पास सुख सुविधा कितने साधन हो गए, इतनी गाड़ियां आ गई, इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण हो गया। जो डीजल पेट्रोल जलता है उससे जो वायु प्रदूषण होता है, इसका कितना दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इसका कितना प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। उद्योगों के चलते जो जल प्रदूषण हो रहा है, इसका कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। हमें वह दौर भी याद है जब हम लोग नदियों में स्नान करते समय उसका पानी भी पीते थे। पनघट शब्द हुआ करता, पनघट पर जाकर जल लिया जाता था हमारे यहाँ के देवियों के द्वारा। अब पनघट नहीं रहे क्योंकि वहाँ जल शुद्ध नहीं रहा। हम नदी में नहीं उतरते क्योंकि हमें लगता है कि उसमें प्रदूषित जल का प्रवाह हो रहा है। उस दौर से हम किस दौर में आ गए कि जहाँ हम सीधे रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर टोटी खोलकर पानी पी लेते थे, अब ऐसी हम हिम्मत भी नहीं करते। हम अब आरओ की तलाश करते हैं। इसके आगे भी कोई सिस्टम डेवलप हो जाएगा। हम किस दौर में चले गए कि अपनी ही व्यवस्था द्वारा दिए गए जल पर हमको भरोसा नहीं है। आने वाले दिनों में अगर वायु प्रदूषण बढ़ता रहा तो जैसे हम बोतल बंद पानी पी रहे हैं, वैसे हम सिलेंडर लेकर अपने पीठ पर चलेंगे कि शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिले। इससे बचने की ज़रूरत है। इसके लिए त्वरित उपाय खोजने की ज़रूरत है। आज बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कौन सा फर्टिलाइज़र प्रयोग करें, कौन सा पेस्टिसाइड प्रयोग करें। प्रकृति ने दिया है हमें। गोमूत्र से उत्पन्न जो पेस्टिसाइड है, नीम की पत्ती को उबालकर जो प्रयोग करते हैं पेस्टिसाइड, आज सैनिटाइज़र के रूप में भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, नीम की पत्ती उबाल करके। यह सब हमें प्रकृति ने दिया है। हम सब देख रहे हैं कि अब तक प्लास्टिक के चलते कितना कोलाहल दुनिया में मचा और उससे मुक्त होने का उपाय भी खोजा जाने लगा। हम सब सुबह होते ही जो ब्रश करते हैं प्लास्टिक का, हम भूल गए कि हम नीम की दातून भी किया करते थे। भला हो आधुनिक विज्ञान का और ऐसे सोच वालों का जो अब वनस्पतियों से ब्रश बना रहे हैं। हमें उस तरफ पुनः ध्यान देना चाहिए कि हमारे आसपास जो वनस्पतियां हैं, बबूल का ब्रश, नीम का ब्रश, ये सर्वाधिक उपयोगी ब्रश माना जाता है। ये विषाणु नाशक माने जाते हैं। हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। और इसी अनुपात में हमें वनस्पतियों के संरक्षण का प्रयास भी करना चाहिए। ऐसी चुनौती आ गई आज के दौर में कि अगर एक देश जहां से हम डीजल पेट्रोल लेते हैं मूल्य बढ़ा दे तो हमारी आर्थिक व्यवस्था पर आघात होने लगता है। अब जरूरी है कि हमें जो प्रकृति ने ऊपर वाला स्रोत दिया है उसके तरफ भी ध्यान दें। सोलर एनर्जी का प्रयोग करें, कहीं प्रदूषण नहीं होने वाला। और यह शाश्वत ऊर्जा का स्रोत है, ये कभी नष्ट भी नहीं होगा। हम विंड एनर्जी का प्रयोग करें तो हमारे सारे साधन चल सकते हैं, शोर भी नहीं होगा, प्रदूषण भी नहीं होगा। इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। आज जल संचय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसके चलते हमारे यहाँ जो जल संरक्षण के केंद्र माने गए सर, कूप, वापी, नदी, तालाब, कुआं, पनघट जिसे कहते हैं, नदियाँ, ये सब किस रूप में? तालाब सूख गए, कुएं सूख रहे हैं। अब हमें फिर से इसके विषय में विचार करना चाहिए। आप सबको आज के दिन अपने महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ कलाम का भी ध्यान करना चाहिए, जो कहीं भी जाने पर कुआं और बावली को संरक्षित करने की बात करते थे, जहां प्राकृतिक जल संरक्षित हो सके। हमारे यहाँ जो गुप्त नर्मदा है इस विश्वविद्यालय में, उसका उल्लेख बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेसर भूमनाथ त्रिपाठी जी ने किया। जहाँ से भी हमें प्राकृतिक जल प्राप्त हो रहा है उसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। जल संरक्षण वस्तुतः जीवन संरक्षण है। आप जल संरक्षित करेंगे तो पक्षियाँ भी वहाँ आएंगी और पक्षियों का कलरव सुनेंगे
तो वह जो नाद है, वह निनाद है, और वह जो संगीत है, आपके आत्मा और मन दोनों को सुकून पहुंचाने वाला होगा। तो हमें इस प्रकार के स्वर सुनने की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिसे हम किलकारी कहते हैं। जो हमारे यहाँ छोटे बच्चों के स्वर को कहा जाता है, वो पक्षियों से भी निकलता है। हमारे आसपास पक्षियाँ हों। हम भाग्यशाली हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में हैं, जहाँ गौरैया नामक विलुप्त पक्षी भी बहुसंख्यक है, जहाँ वह पक्षी भी मिलती है जिसे हम हारिल कहते हैं। सूरदास ने लिखा कि हमारी आस्था भगवान में उसी तरह होनी चाहिए जैसे हारिल की लकड़ी में होती। हर हारिल को लकड़ी, ईश्वर तो हारिल के लिए लकड़ी के समान है, एक ऐसी पक्षी जो जमीन पर नहीं उतरती, और जमीन पर अगर कदाचित संकट के समय उतरना पड़े तो उसके पैर में एक लकड़ी अवश्य होती। तो हम तो उस क्षेत्र में हैं जहाँ गौरैया है, हारिल है, काग है, यह भी विलुप्त प्राय है, जिसमें एक ऐसे महापक्षी हुए जिनका हम ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, कागभूषुंडी, दुनिया को प्रभु ज्ञान से आलोकित करने वाले। तो ऐसी पक्षी हैं इस क्षेत्र में हैं। जितनी दुनिया में आंचलिकता है, आंचलिक क्षेत्र हैं, वहाँ वनों के, वनस्पतियों के और वनौषधियों के संरक्षण का कार्य होना चाहिए। हमें पुरातन मेधा पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें नीचे जल है, इसको प्राप्त करने के लिए हम बहुत ज़्यादा खुदाई ना कर दें। हमारे पास ऐसा भी ज्ञान है कि हम हाथ फेर के भी पता कर सकते हैं कहाँ जल है। हम धरा के स्पंदन से जल का पता लगा सकते हैं। हम मिट्टी हटा करके थोड़ी बहुत उसके अंदर निहित खनिज संपदा का ज्ञान कर सकते हैं। अगरिया जनजाति है जो यह काम करती है। हम भाग्यशाली हैं कि उस क्षेत्र में आज हमें कार्य करने का सौभाग्य मिला है, जहाँ हर जनजातीय समूह के लिए एक निश्चित देवता है, और हर निश्चित देवता के लिए एक प्रतीक वृक्ष है। तो ऐसे ये लोग संरक्षण का काम करते हैं कि वह जनजात उस वृक्ष का कटान नहीं करती जिसमें उसके देवता का अधिवास होता। यह हम सबको करना चाहिए। हम पीपल बरगद की पूजा करते हैं, साल में एक बार हमें बहुधा इसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपादेय वृक्ष हैं। हम आप सब जानते हैं कि बरगद, पीपल, नीम का रोपण नहीं होता। प्रकृति ने स्वयं व्यवस्था की है कि उगें और बढ़ें। अब मनुष्य को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे पास जो सुख सुविधा के अधुनातन साधन हैं, थोड़ा हम उनका उपयोग कम करें। आज हमें समझना चाहिए कि एक ऐसा वायरस इस दुनिया को हिलाकर रख दिया है जिसका समाधान हम ढूंढने की प्रक्रिया में हैं, अभी मुकाम तक नहीं पहुँचे। उसका भी एक विचित्र स्वभाव है। उसके आने के बाद, उसका प्रकोप होने के बाद कुछ अन्यथा प्रभाव भी पड़ा। एक प्रभाव तो यह कि आजकल कोई दूसरी बीमारी सुनी ही नहीं जा रही। डॉक्टर लोगों के यहाँ अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त मरीजों की कतार लगी रहती थी, ऐसा अब नहीं दिखलाई दे रहा। उस विषाणु ने उन बीमारियों को भी शायद आहत कर दिया जो मनुष्य को बिना मतलब, बिना समय परेशान किया करती थी। दूसरा एक प्रभाव यह भी है कि आज हम शुद्ध वायु प्राप्त कर पा रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण नहीं है, नदियां साफ होने लगी हैं। मेरा आशय ये नहीं कि ये विषाणु जरूरी है, यह विषाणु कल्पना और स्वप्न में भी जरूरी नहीं है, इसका निदान निकलना चाहिए। इसने यह सिखा दिया कि हम कोशिश करें तो शुद्ध जल का प्रवाह हमें मिल सकता है, शुद्ध वायु हमें मिल सकती है, और हमें अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क और सावधान रहना चाहिए। हम जब बाहर निकलें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कोरोना को, इसके चेन को तोड़ने के लिए जो उपाय बताया कि हम बाहर जब भी निकलें मास्क लगा के निकलें, एक दूसरे से निश्चित दूरी बना करके रहें, हाथ को अपने धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, यही बचाव का उपाय है। हमारे पास प्रकृति ने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की वनस्पतियां दे रखी हैं। उन वनस्पतियों का हम निरंतर सेवन करें, औषधियों का सेवन करें, तो हमें अधुनातन औषधियों का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तुलसी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है,
नीम की पत्ती का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, घृत कुमारी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, गिलोय का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह सब प्रकृति से प्राप्त वरदान है। प्रकृति ने ही संजीवनी बटी दिया है, जिसमें जीवन रक्षण की अद्भुत क्षमता है। हमें प्रकृति के साथ तालमेल करना चाहिए, तादात्म्य बनाकर रहना चाहिए। और अब आधुनिक विज्ञान में इस प्रकार के शोध भी होने चाहिए जो स्थानीय वनस्पतियों पर ध्यान दें, उनके गुणकारी औषधि प्रदान करने वाले गुणों पर ध्यान दें। और इसी से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है कि हम लोकल को ग्लोबल बना सकेंगे, इसके लिए हमें वोकल भी होना चाहिए, सक्रिय भी होना चाहिए और आपदाओं से बचने के लिए सावधान भी होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान लोक में हिंदुस्तान की महिमा को बढ़ाएं और दुनिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्ञान शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाएं। इसके लिए हम अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका निरंतर मंगल हो, इसके लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।